औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। नाज़रीन, बात अवाम की होती है, सरकारी सतह पर, सियासी सतह पर, हर सतह पर अवाम की बात होती है, लेकिन सही मानों में अवाम के लिए जो बात की जाती है उस पर अमल दरामद सिफर है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी ये वाज़े हो जाएगा कि जो अवाम के लिए वादे दावे या सही मानों में जो अवाम को जो है वो अपनी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था, वो तमाम तर सूरत हाल खुलकर सामने आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि जिस रिलीफ के लिए अवाम इंतजार में मौजूद हैं वो तमाम का तमाम रिलीफ खत्म किया जा चुका है। आज भी अगर हम इसी मौजू पर टिके हुए हैं कि आया महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, मईशत क्यों बदहाल है, तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अलमिया है जिसके वाज़े मिसाल जो है वो आगे आने वाले वक्तों में आपको दिखाई देगी। क्योंकि जो सूरत हाल अब तक दिखाई दे रही है उसके तनाजुर में अवाम ने उम्मीदें छोड़ दी हैं। अगर मैं बात करूं खाली महंगाई की, क्योंकि आया बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जिसमें अवाम की समझ में नहीं आता कि क्या बात हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर तबका वो है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है और उसको नहीं पता कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है या माशी अशारिये क्या हैं। उनको सिर्फ ये पता है कि आया महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और इन शॉर्ट घेर कर तमाम मसाइल अवाम पर छोड़ दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं महंगाई के हवाले से, तो एक जानिब जहां तमाम हुकूमती अरकान की जानिब से ओके की रिपोर्ट दी जा रही है कि जी कोई मसले मसाइल नहीं है, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी, वहीं दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि माशी अशारिये दुरुस्त नहीं है। इदारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट्स 12 जारी की जा रही हैं, किसी एक रिपोर्ट के अंदर भी आवाम के लिए अच्छी खबर मौजूद नहीं है। अगर मैं बात करूं रवां हफ्ते इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक, तो मैं आपको बताता चलूं कि मुसलसल 8वें हफ्ते भी, यानी जो बजट पेश किया गया था उसको गुजरे 8वां हफ्ता लग चुका है, किसी एक हफ्ते भी महंगाई की शरह में कमी वाक़ई नहीं हुई। अगर मैं आपको बताता चलूं कि रवां हफ्ते 0.61% महंगाई में इजाफा हुआ है, जबकि ये जो मैं आपको रेशो दे रहा हूं ये तमाम का तमाम उस तबके के लिए है जो अच्छा कमा रहा है। और अगर मैं कम आमदनी वाले तबके की बात करूं तो उसके लिए महंगाई 16.60% तक बढ़ चुकी है। और अगर मैं बात करूं कि रवा हफ्ते कौन कौन सी अशिया ऐसी मौजूद हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो 18 अशिया ऐसी मौजूद हैं जिनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और दूसरी जानिब हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी, क्योंकि तमाम माहिरीन बबांगे दहल ये बात कर रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 120 से तजावुज कर जाती हैं तो सूरत हाल इतनी खतरनाक हो जाएगी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी भी सियासी जमात के हवाले से बात कर ली जाए तो इस मौजू के ऊपर भी महज सियासत के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वज़रा की जानिब से ओके की रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को दी जा रही है। वहीं दूसरी जानिब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखने वाले ऐसे अरकान भी मौजूद हैं जो कि अपनी पार्टी में रहकर यह आवाज बुलंद कर रहे हैं कि तमाम अच्छी बातें एक जगह और यह महंगाई का मसला दूसरी जगह। अगर आप पूरे पाकिस्तान को पेरिस भी बना दें और आप महंगाई कंट्रोल ना कर सकें तो वो पेरिस किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद खराब होने जा रही है। 12 माशी अशारिये जो हैं वो दुरुस्त समत में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो तमाम सनती इलाकों के अंदर, बड़ी बड़ी सनतों के बाहर ये बड़े बड़े बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं कि यहां भर्ती बंद है। यानी अब किसी भी ताजिर या सनतकार के पास इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो मजीद जो है वो लोगों को हायर कर सके, उनसे काम ले सके और उसके बाद उनको तनख्वाह दे सके। ये सूरत हाल अब इसी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी तरफ अब तक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई है। अगर मैं बात करूं मजीद आगे आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है, तो
8वें हफ्ते में भी महंगाई है और माहिरीन की जानिब से वाज़े तौर पर यह बात की गई है कि 9वें और 10वें हफ्ते में भी महंगाई ही बढ़ेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा, जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ये कि 5 से 6 रुपए तक का इजाफा मुतवक्के है। और तमाम माहिरीन की जानिब से यही बात की जाती है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसका असर तमाम उन अशिया ज़रूरिया पर पड़ता है जो कि अवाम के रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं। अब चाहे वो टमाटर हो, आलू हो, सब्जी हो या फिर दीगर चीजें हो जो कि रोजमर्रा घर में अशिया खाने में इस्तेमाल की जाती हैं या आवाम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो तमाम अशिया की अगर मैं बात करूं उन सब चीजों पर असर पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा दिया गया। तमाम माहिरीन की जानिब से वाज़े तौर पर यही बात की जा रही है कि सूरत हाल अब कंट्रोल में लाई जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, इसके हवाले से अमल दरामद किए जाएं। लेकिन अब तक हुकूमती सतह पर इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात करते हुए दिखाई नहीं दिए जा रहे। हुकूमती अरकान भी हमारे साथ अभी प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आया अगर महंगाई की सूरत हाल यही रही तो क्या आगे आने वाले वक्तों में आवाम जो गिनी चुनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्या वो उम्मीदें भी आवाम छोड़ दें? क्योंकि सही मानों में एक आम तबके जिसकी तनख्वाह 16 या 17 हजार रुपए सिक्का राइजुल वक्त है, उन तमाम लोगों के लिए आगे जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। और 12 अपोजिशन अरकान की जानिब से भी यही बात की जा रही है कि जी 16 हजार रुपए अगर किसी की तनख्वाह है, उसी में उसने मकान का किराया भी देना है, उसने अपना घर का राशन भी डलवाना है, घर में दवा दारू भी करवाना है, सब कुछ उसी में चलना है। तो किस तरह एक आम बंदा 16 हजार, महज 16 हजार सिक्का राइजुल वक्त के अंदर अपनी जिंदगी बसर करेगा, अपने खानदान की किफालत करेगा? ये सवाल हैं जो कि आवाम की जानिब से मुसलसल छोड़े जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं किसी वफाकी नुमाइंदे से सवाल करता हूं तो वहां से जवाब आता है कि महंगाई को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मैं सूबाई हुकूमत से सवाल करूं तो वो कहते हैं कि बबांगे दहल अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से नाकिस पॉलिसियां अपनाई जा रही हैं जिसका तमाम तर बोझ आवाम पर पड़ रहा है। यह मौकिफ वाज़े तौर पर ऑपोजिशन के तमाम अरकान की जानिब से अपनाया जा रहा है। अगर महंगाई की यही सूरत हाल रही तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर बेरोजगारी में मजीद इजाफा हो जाएगा। सूरत हाल काफी हद तक खतरनाक हो गई, क्योंकि कुछ लोगों की जानिब से अब यह बात भी की जा रही है कि अगर अवाम का पारा मजीद हाई हुआ तो यह हुकूमत के लिए भी मुश्किल पैदा कर देगा। और अगर यही सूरत हाल आगे भी चलती रही तो अवाम के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। बेरोजगारी, मईशत की बदहाली, महंगाई और उसके बाद ये लॉकडाउन की जो सूरत हाल हुई, कोविड की जो सूरत हाल हुई, इस पेंडेमिक के अंदर जितने मसाइल ने जन्म लिया है, उसके बाद एक आम इंसान का इस माशरे में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। अगर आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मजीद कोई इकदामात नहीं किए गए तो यह सूरत हाल उस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है कि आवाम फिर महंगाई, बेरोजगारी से तंग आकर वो कदम भी उठाने पर मजबूर हो जाएंगे जो उनको नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि बारहा यह बात समाजी रहनुमाओं की जानिब से, बारहा यह बात सहाफियों की जानिब से, बारहा यह बात माहिरीन की जानिब से की जा रही है कि जो सूरत हाल दिख रही है इसमें खुदकुशी की शरह भी बढ़ रही है। कोई अगर अपने बच्चों को पाल नहीं सकता, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता इस महंगाई के अंदर, तो आगे आने वाली सूरत हाल यही होगी कि जो शरह बढ़ गई है वो मजीद बढ़ जाएगी। और महज हुक्मरानों की जानिब से अब तक इस पर कोई इकदामात नहीं किए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से भी वाज़े तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो हैं वो फाल नहीं हैं, जिसकी वजह से दुकानदार मनमाना इजाफा कर रहे हैं और इस पर भरपूर मुनाफा कमाया जा रहा है। अगर महंगाई को सही मानों में एक वक्त के लिए समझ भी लिया जाए कि जी हुकूमती मौकिफ दुरुस्त है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब ताजरों की जानिब से भी इस पर भरपूर मुनाफा कमाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस पर सवाल किया जाएगा, लेकिन इस वक्त माहिरीन की इस पर क्या राय है वो भी देख लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार चौधरी मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, क्या कहना पसंद करेंगे? जो माशी अशारिये दिख रहे हैं वो सही नहीं है और आगे सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो माशी अशारिये हैं, खास तौर पे जो इमीडिएट जो गरीब आदमी से रिलेटेड जो माशी अशारिये हैं, जिनमें हम इन्फ्लेशन की बात करें या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या इसके अलावा आप दूसरे जो माशी अशारिये अगर देखें तो उनमें बिल्कुल जो है ना वो इस तरह के हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुकी है, महंगाई और बेरोजगारी का हाल आपके सामने है, ठीक है ना। अब वो हमें जो है ना वो दिखाया जाता है बिल्कुल एक ऐसा चैप्टर जिससे डायरेक्ट जो है वो एक आम जो आदमी है उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है कि जी ये हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट कम हो रही है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, IMF से ये पैसे आ रहे हैं, वो पैसे आ रहे हैं। तो मतलब इन चीजों से जो है ना एक आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी ने तो सिर्फ ये देखना है कि महंगाई कितनी है या वो अपने जो है वो किस हद तक अपने बाल बच्चों का जो है वो पेट भर सकता है। लेकिन तो चौधरी साहब ये बताइएगा, ये भी सूरत हाल है कि आगे जो है वो मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, इसका क्या असर पड़ेगा आम आवाम पर? देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मैं बात करूं, वो उसमें डुअल इम्पैक्ट आ रहा है। देखें, एक इम्पैक्ट आता है उसमें जो इंटरनेशनल प्राइसेस चल रही होती हैं, और दूसरा उसमें जो इम्पैक्ट होता है वो फॉरेक्स का भी होता है। आप देखें इस वक्त डॉलर जो है 162-3 तक तो पहुंच चुका है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल भी रहें तो भी जो है वो हमारे पास जो है वो इन रियल टर्म्स जो है वो उसकी प्राइस को लोकली बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डबल इम्पैक्ट आ रहा है और गवर्नमेंट जो है वो इसको बिल्कुल कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। एक और फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ ये कहते हैं कि ये हमारे पास रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो भाई अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं आपके पास तो फिर ये जो डॉलर का रेट है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? सबसे पहले सोचने की बात तो ये है ना, अब ये साइंस तो हमारी भी समझ में नहीं आती कि जब आपके पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो वो किस लिए पड़े हुए हैं और डॉलर का रेट फिर भी क्यों बढ़ रहे हैं। तो ठीक है अकमल साहब, आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं और वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी हैं इकबाल सांद साहब ने। बहुत शुक्रिया इकबाल सांद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल साहब बताइएगा सर, ऑपोजिशन भी कहीं दिखाई नहीं देती सर, अवाम पिस रहे हैं, या तो ऑपोजिशन की कोई सुनता नहीं है या फिर ऑपोजिशन उस कंडीशन में आ चुकी है कि वो किसी को कुछ सुना नहीं सकती। बहुत शुक्रिया अली, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं सुनी, मुझे अभी भी लाइन पर लिया और टॉपिक का भी मुझे आइडिया नहीं है कि आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सर महंगाई पर बात हो रही है, महंगाई पर बात हो रही है। महंगाई पर बात हो रही है। तो कौन कौन मौजूद है स्टूडियो में? इस वक्त चौधरी अकमल साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं और दूसरे गेस्ट आप। ओके, अच्छा ठीक हो गया। तो महंगाई में क्या फेडरल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो क्या कहते हैं कि बड़ा अच्छा कंट्रोल है इनका? नहीं जी, वो तो कहते हैं कि कुछ प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो सिंध हुकूमत की भी मातहत हैं, उनको भी काम करना चाहिए, वो मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, वो डिपेंड करते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी के ऊपर जी, लेकिन डिपेंड तो करता है महंगाई का जो तनासुब होता है, जो फेडरल की पॉलिसीज होती हैं उस हिसाब से हमारे मुल्क में महंगाई के तनासुब को रेशो को देखा जाता है। अभी मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में जब तक 3 साल दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम देखें तो कम से कम इतना ही कर लेते जो 3 साल पहले प्राइसेस थे चीनी के, आटे के, दालों के, पेट्रोल के या दीगर जरूरती अशिया की चीजों के प्राइसेस जो थे वो अगर स्टेबल ही रहते, बढ़ते ना 5% 10% बढ़ते तो बात समझ आती थी। यहाँ तो जान बचाने के लिए जो अद्वियात हैं वो भी 500% उनमें इजाफा हुआ है। अगर ये कहते हैं जी फाइनेंशियल कंडीशन मुल्क की बहुत अच्छी है, मईशत बहुत अच्छी हो गई है, तो मेरा ख्याल है इनको फिर शादियाने बजाने चाहिए। पेट्रोल सस्ता हो गया, बिल्कुल शादियाने बजाने चाहिए। आटा, दाल, चीनी सबके प्राइसेस कंट्रोल हो गए तो इनको बिल्कुल ढोल ताशे बजाने चाहिए और जश्न भी मनाना चाहिए इनको, और हम भी इनके जश्न में शामिल होते अगर ये ऐसा करने में कामयाब होते। लेकिन बहुत माजरत के साथ मुल्क में महंगाई की शरह पिछले 3 सालों में 300 गुना बढ़ गई है। ये इस मुल्क का हाल हो चुका है। और देखें गरीब जो है महंगाई की चक्की में पिस चुका है। ये मुल्क जिस नहज पर पहुंचा दिया, लोग इस हाल पर हैं कि ना सड़क पर आके एहतजाज कर सकते हैं, ना रोना पीटना कर सकते हैं। वो बेचारे अपने 2 वक्त की रोटी के लिए घर से निकलते हैं, बामुश्किल 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करके घर जाके थक हार के सो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है
ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये खुशियां मनाते हैं? देखिए, मुल्क महंगाई के दलदल में फंसा जा रहा है और इनकी नाअहली और नालायकी जो है अगर मजीद इसी तरह चलती रही तो मैं समझता हूँ कि शायद हम अपने बच्चों को कपड़े भी खरीद कर देने की पोजीशन में ना रहें। ये मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है और मैं फिर यही कहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो भी लोग हैं या अगर मेरी बात सुन रहे हैं, खुदा के लिए इस मुल्क के गरीब आवाम पर रहम फरमाएं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह जरूर बंद रखें। अच्छा इकबाल खान साहब, यहां पर देखें गौरतलब बात यह भी है कि लोग ये कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन में जितनी जमातें मौजूद हैं, 3-3, 4-4 इख्तिदार वो भी देख चुके हैं, कोई ना कोई आइडिया उनको भी होगा कि किस तरह महंगाई कंट्रोल की जा सकती है, हुकूमत को कोई एडवाइस दे सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान का यह कहना है कि 2 इख्तिदार गुजरे हैं, दोनों में मसनूई तौर पर महंगाई कंट्रोल की गई, मियां साहब का दौर हो या फिर जरदारी साहब का दौर हो। देखिए, मैं बहुत इसको सादा लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जी। पाकिस्तान 71 साल का था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज पाकिस्तान 74 साल का हो चुका है। जी। ठीक है, 70-71 साल में पाकिस्तान में जो डॉलर की जो कीमत थी, डॉलर जो है 100, 102, 105 या 90 रुपए तक डॉलर के प्राइस थे। ठीक है, अब पिछले 3 साल में ये 165 तक चले गए। यानी कि जो काम 70 सालों में हुआ वो काम इन्होंने जो है इनकी मेहरबानी से, इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से वो 3 सालों में कर दिया इन्होंने, जो 70 साल की कारगुजारी थी। देखिए, चीनी माफिया इनके साथ मौजूद है, आटा माफिया इनके साथ मौजूद है। आप कैसे करके इन चीजों पर ये कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है, इनको काम आता ही नहीं है। जरदारी साहब ने कहा था ना कि हम इनको धक्का नहीं देंगे, ये खुद गिरेंगे। जहां तक आप अपोजिशन जमातों की बात करते हैं, देखिए, जब तक पीटीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लाइन थी उस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक होती थी, तो उस वक्त कामयाबी मिल रही थी और बहुत सारे रिजल्ट आपने देखे, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में होने वाले बाई इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट के हवाले से, चाहे वो अपना कैंडिडेट जितवाए गए हो, सेनेट के लिए जो कैंडिडेट है वो जितवाने की बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एडवाइस थी उस पर जब तक चलती रही पीडीएम तो कामयाबी समझती रही। और जैसे ही, और यहाँ नून लीग को शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फार्मूला पसंद नहीं आया और वो ये समझ रहे हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत सूट करती है, इसलिए वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और इस वक्त हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा सपोर्ट अपोजिशन जमातों की जानिब से अगर तहरीक इंसाफ के पास किसी की है तो वो नून लीग की है। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया इकबाल भाई, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। चौधरी अकमल साहब की जानिब में बढ़ूंगा। चौधरी साहब क्या कहेंगे? सर वैसे तो बड़ा अलमिया है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है, नई नई बातें हो रही हैं, सही मानों में डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, और हम लोग अभी तक यहीं पर टिके हुए हैं कि जी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वसाइल नहीं है आवाम के पास। भाईजान मेरी बात सुने, इन सब की जो बुनियादी जो जड़ है ना वो है करप्ट सिस्टम। जो हमारा जो सिस्टम है ना ये करप्ट है जी। आप ये देखो कि आप मुझे कराची का कोई एक सड़क बता दो जो 4 मरतबा ना बनी हो, और दुनिया के जो है वो कौन से कोने में इस तरह होता है कि एक एक सड़क और एक गली जो है ना वो 4-4 मरतबा बनती हो। और उससे भी बढ़ के आप ये देखो कि बरसात के ज़माने में ये लोग सड़कें बनाना शुरू करते हैं जो एक हफ्ता भी नहीं चलती हैं। तो भाईजान जब एक एक सड़क 4-4, 6-6 मरतबा बनेगी और हर बजट में उसी सड़क के लिए बजट रखा जाएगा, उसी के लिए पैसे रखे जाएंगे, तो फिर तो आप देखें ना महंगाई क्या बढ़ेगी, सब कुछ ही बढ़ेगा। मतलब आप ये समझो कि आप एक किस्म का बिल्कुल ऐसी ना खत्म होने वाली गली में घुस चुके हैं कि भाई ये कोई मतलब दुबई पूरे का पूरा बन गया इससे आधे पैसों में। जितना हम जो है ना पिछले सालों से लेके 74 सालों में जितना बजट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम डेवलपमेंट के नाम के ऊपर खर्च कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बन के कुछ नहीं दे रहा ना। हमारी गलियां जो है वो टूटी फूटी हैं, सड़कें वो टूटी फूटी हैं, ठीक है ना। इलाज की सहूलत मैसर नहीं है किसी को, तालीम मैसर नहीं है किसी को, रोजगार मैसर नहीं है किसी को। कोई कौन सी ऐसी चीज है जो मैसर है? अब इसके ऊपर जो है ना वो बगैर किसी उसके डिस्क्रिमिनेशन के कि आप ये बोलें कि ये सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार है, तो ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो जिम्मेदार किसको समझते हैं अकमल साहब इन तमाम तर सूरत हाल का? सिस्टम ही हमारा जो है ना वो करप्ट सिस्टम है, और जब तक ये सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक जो है ना वो चीजें दुरुस्त की तरफ नहीं जा सकती। सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि उसमें जो है वो बहुत मुश्किल है कि एक आम आदमी, यानी आप कुछ सोचो ना भाई, कोई आपने अगर अपना जायज भी काम करवाना हो जी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो पैसे दिए बगैर होता होगा। तो सबसे पहले तो ये करप्ट सिस्टम को आप सही करें, उसके बाद जो है ना वो आगे की बात करें तरक्की की। और ये वो सबसे पहले जो है ना वो कौमें जो है वो अपने आप अंदर से करप्शन और बुराई को खत्म करती हैं, तब जाके वो तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन होती हैं।
ठीक है अकमल साहब, मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। इकबाल भाई, कोई कमेंट करना चाहेंगे सर, क्योंकि सही मानों में आवाम की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं और अकमल साहब ने भी उसी जानिब इशारा किया है कि मुहासबा करना बहुत जरूरी है और मुहासबा उन लोगों का नहीं होता सर जिनके सर पर ताकत का ताज हो। बहुत सादा लफ्जों में बहुत आराम से ये बात समझ जानी चाहिए। पाकिस्तान में 70 सालों में, अगर मेरे भाई की बात दुरुस्त है, इसको मैं चले 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूँ कि जी इस मुल्क का जो निज़ाम है वो करप्शन ने तबाह किया। करप्शन ठीक है, करप्शन का जो रेशो है, मुख्तलिफ सर्वेस की रिपोर्ट है कि इस हुकूमत में करप्शन के रेशो में इजाफा हुआ है। ठीक है, अगर इस मुल्क में करप्शन ही सबसे बड़ी गुनहगार थी तो फिर वो करप्ट लोग जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बार बार लगाए जाते हैं कि वो करप्ट लोग जिनके अदवार में चीनी 60 रुपए और 65 रुपए किलो थी, तो वो करप्ट लोग फिर इनके मुकाबले में बेहतर थे। फिर वो करप्शन, ये तो प्रूफ हो रहा है ना कि अगर वो करप्ट थे तो वो करप्शन अच्छी थी। अब तो फरिश्तों की हुकूमत है ना, तो फरिश्तों की हुकूमत में करप्शन को भी खत्म हो जाना चाहिए था। पेट्रोल 40 रुपए 50 रुपए लीटर हो जाना चाहिए था। सारी चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी। जो आसिफ अली जरदारी साहब के टाइम में जब पेट्रोल 130 140 डॉलर फी बैरल था जी जी, तो उस वक्त हमारे मुल्क में पेट्रोल 100 रुपए के अंदर था लीटर। अब जब पेट्रोल, एक टाइम ऐसा भी आया कि पेट्रोल 45-50 डॉलर फी बैरल हो गया, लेकिन हमारे मुल्क में पेट्रोल के प्राइस इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। तो फिर फरिश्तों की हुकूमत में अगर ये सब कुछ है तो मैं समझता हूँ कि फिर वो करप्शन ही ठीक थी। इस पाकिस्तान की आवाम उस करप्शन में खुश थी। अकमल साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे? सर करप्ट सिस्टम सही था क्योंकि अवाम उन दिनों खुशहाल थे, कुछ हद तक कह लिया जाए, लेकिन खुशहाल तो थे। नहीं, मेरी बात सुने, ये साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं इनसे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो अब इस वक्त पीटीआई से कर रहे हैं। हालांकि जिस वक्त इन लोगों की हुकूमत थी तो इन्होंने भी अपने से पिछली हुकूमतों के मुकाबले में हर एक चीज में इजाफा हुआ है। इनके दौर में कर्जे भी बढ़े, इनके दौर में पिछली हुकूमतों से ज्यादा जो है वो पेट्रोल भी बढ़ा, इनकी हुकूमत में पिछले डॉलर भी बढ़ा। डॉलर तो सिर्फ इन्होंने मसनूई तौर पर रखा हुआ था, बाकी सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो उनसे पिछली गवर्नमेंट जिसकी भी होगी आप उससे कंपैरिजन करके देखें तो ये तो मतलब पिछले 30 सालों से बढ़ते हुए आ रहे ना। तो अब ये अगर कह रहे हैं कि जी आज पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो पिछले वाली गवर्नमेंट के लेवल पे ले आए, तो क्या ये लोग उस लेवल पे छोड़ के गए थे जिस लेवल पे इनको मिले थे? तो ऐसा तो नहीं है। तो उसमें तो तरक्की और गैर तरक्की होने की बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि करप्शन के बढ़ने की वजह जो है ना उसमें सबसे ज्यादा रोल है जाहिलियत का। जब तक आवाम में शऊर पैदा नहीं होगा और आवाम में जब तक एजुकेशन आप नहीं देंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर उन्होंने तो उठ के फिर यही करना है ना कि यार साईं को वोट दो, मलक साहब को वोट दो, शेख साहब को वोट दो। तो भाई ये फिर इस तरह वोट बिकते रहेंगे एक एक बिरयानी के थैलों के ऊपर। तो उसके नतीजे में फिर जो नुमाइंदे आएंगे वो किसी भी पार्टी के होंगे तो वो तो फिर यही करेंगे ना, भाई अपने पैसे नहीं पूरे करने उन्होंने, क्या ये बिरयानियां खिलाई हैं आपको। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप थोड़ा सा शऊर का मुजाहरा करें और या तो जो है वो बिरयानियों के पैसे पूरे करवाएं या फिर मुल्क और कौम को तरक्की के रास्ते पे चलाएं। ठीक है अकमल साहब, मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। इकबाल भाई आप भी मेरे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तजियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध के मावने खुसूसी इकबाल सांद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अकमल साहब, आखिरी कमेंट चाहूंगा सर आपसे, क्या कहेंगे सर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि अब माहिरीन कह रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी? देखें, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की आप बात करें ना, ये कोई हल नहीं है। देखें ना, ये तो अब इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट क्या बिहेव करती है। अगर तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई जो है ना वो रास्ता नहीं होगा कि पेट्रोलियम प्राइसेस कीमतों को ना बढ़ाए। दूसरी तरफ अगर बात करें इसी तरीके से, अगर फॉरेक्स के रेट्स बढ़ते हैं, डॉलर का रेट बढ़ता है, तो अगर इवन प्राइसेस स्टेबल भी रहती हैं तो भी जो है वो मतलब प्राइसेस का हल कोई नहीं है।
ठीक है ना। इसका हल सिर्फ एक ही है कि महंगाई की शरह को कम किया जाए, लोगों की अर्निंग और पेइंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब मैक्सिमम आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे, ताकि लोगों को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के मौके मिले और लोगों की चीजें जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद में आ सके। और इसका हल यही है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, दैट्स द होल स्टोरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल फिर बढ़ूंगा, इकबाल सांझ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा हैं। इकबाल भाई क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि जो चौधरी अकमल साहब फरमा रहे हैं कि जी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए और सही मानों में महंगाई की शरह को कम किया जाए, यही तो आवाम कह रही है सर, लेकिन ये हुकूमत शायद सुनने से कासिर है। नहीं, हुकूमत का कसूर कोई नहीं है, हुकूमत नाअहल है, नालायक है कि इनके बस में कुछ है नहीं, ये कर कुछ नहीं सकते। हम एडवाइस देते रहे, हम इनको समझाते रहे, इनकी समझ से बालतर ये चीजें। देखिए अगर इन्होंने कुछ कर पाते तो जो इनका दिमाग था ना असद उमर साहब, वो शायद खराब हो गया तो उन्होंने निकाल के उसको एक तरफ कर दिया, फिर कोई और दिमाग आया वो भी ठीक नहीं चला। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो लोग आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये उन लोगों को सही तरह यूटिलाइज करने की सलाहियत ही नहीं रखते। देखिए अगर 3 सालों में 3 साल मजीद चलें जी, 1.5-2 साल मजीद अगर हम इनको मुल्क चलाने के लिए तौफीक अल्लाह ताला दे ही दे, तो मुझे बताएं ये किस तरह डिलीवर कर पाएंगे कि आए दिन ये अपनी पोजीशनें लोगों की चेंज करते हैं। पंजाब के अंदर आप देखें तो इन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में चौथी 5वीं बार इन्होंने चेंज किया, ठीक है। आईजीज की अगर बात करें पंजाब के अंदर तो आईजीज भी कम से कम 4 या 5 आईजीज चेंज हो चुके हैं। तो इसी तरह केपी में अगर नैब का इदारा देखें तो सबसे पहले उसको क्लोज किया, ताले लगाए तो केपी में लगाए। अगर ये लोकल बॉडी की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले केपी में उन्होंने लोकल बॉडी को बंद किया। अगर पंजाब में इस्लामाबाद के मेयर को आपको पता है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ, वो आपको शहजाद कुरैशी साहब एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शहजाद साहब क्या कहेंगे सर, 8वां हफ्ता है बजट पेश होने के बाद और मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, आवाम को दवा की जरूरत है लेकिन वो दुआ से काम चला रहे हैं, क्या कहेंगे? जी महंगाई से मैं इनकार नहीं करूंगा, महंगाई है, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि डेली बेसिस पर बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, महंगाई है और ये महंगाई हमें पुराने हुक्मरानों ने तोहफे में दिए, और जिस तरह बेदरेख उन्होंने कर्जे लिए और फिर कर्जे वापस नहीं किए, आवाम का पैसा अयाशियों में खर्च कर दिया और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए कि जिसपे साल 2-2 साल क्या 10-10 साल तक हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, और ऐसे ऐसे मुआहदे किए कि जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम इससे भागेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुल्क सही डायरेक्शन में है और हमारी पूरी कोशिश ये है, जो कि मैं समझता हूँ ये आखिरी मसला है इंशाल्लाह, जो कि अगर हम महंगाई को जो कि बेहतर तौर पे अगर हम कंट्रोल कर पाए तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन शहजाद कुरैशी साहब कर दूं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नुमाइंदे भी इस बात पर आवाज उठा रहे हैं, मुत्तादिद को मैं भी जानता हूं जो इस बात पे आवाज उठा रहे हैं कि जी तमाम चीजें एक तरफ, मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात कही कि पूरे पाकिस्तान को आप पेरिस बना दें, लेकिन अगर सिर्फ महंगाई कंट्रोल ना करें सर तो बाकी तमाम पेरिस पे ओस पड़ जाएगी। देखिए अली, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ना पटवारी हैं, ना हमने कोई नौकरी ली हुई है, ना लें। हमारे जो पीटीआई के लोग हैं या जो पीटीआई को जो लोग लाए हैं, जिन्होंने वोट दिया है, तो वो कोई गुलाम नहीं है ना। वो खान साहब ने उनको शऊर दिया है, अवेयरनेस दी है, खान साहब ने खुद उनको सच बोलना सिखाया है। तो अगर जो चीज है तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं और इसको बेहतर तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक महंगाई वो है जो जखीरा की वजह से या डॉलर बढ़ने की वजह से या ओवरऑल तरीके से आ जाती है। इस महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे जब कमिश्नर कराची साहब एक रेट देते हैं, उस रेट पे वो चीज दिख नहीं रही होती है और ना उसको मेक श्योर करते हैं। इससे पहले चलें आप पिछले 3 सालों में उठा लें रेट, अगर आप समझते हैं महंगाई है और रेट 90 रुपए दूध का नहीं होना चाहिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपए नहीं होना चाहिए, तो फिर आप 100 रुपए का नोटिफिकेशन क्यों निकालते हैं? तो शहजाद कुरैशी साहब देखें, अगर बात करें महंगाई है जी, पर ऊपर से इस सिंध सूबे के अंदर जो ये साइंस सरकार है, ये सिंध सरकार है, तो सर महंगाई खाली सूबे सिंध के अंदर नहीं है ना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है। ये कोशिश करती है कि इस पे थोड़ा सा वो क्या कहना चाहिए, दो दूनी दो, समझ रहे हैं? जी जी, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जाए ताकि यहाँ जो आवाम में जो बेहतर फैसले भी हो रहे हैं गवर्नमेंट के, उसको आवाम की नजरों में उसे खराब किया जाए।
चले ठीक है। इकबाल सान साहब, शहजाद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वो कह रहे हैं कि अगर सिंध के अंदर कोई अच्छे काम भी विफाक कर रही होती है तो उसको जो है वो सबोताश करने के लिए आप लोग आगे पेश रहते हैं, क्या कहेंगे? मैं शहजाद कुरैशी साहब की जो है ना सादगी में कुर्बान जाऊं। दो दूनी दो नहीं होता, दो दूनी चार होता है। इनको पता ही नहीं है अभी तक बेचारों को, जो ना इनको बोले टेबल्स तो ठीक करें कम से कम। दूसरी बात ये मेरे भाई कि इन्होंने अपनी कैसेट को बदलना नहीं है। खान साहब जब इस्लामाबाद धरने में थे ट्रक तक खड़े होके, उस वक्त से आज तक इन्होंने कैसेट वही है ये प्रीवियस लोग करके चले गए। मैंने आपको बताया जी कि डॉलर 70 सालों में 100 रुपए तक पहुंचा और इनके 3 सालों में 165 रुपए तक पहुंच गया। ये खुद फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते थे जनाब अगर डॉलर 1 रुपए इजाफा होता है तो 900 अरब की डंडी मारी जाती है। ये डंडी मार कौन रहा है, इनको तो तलाश आप करना बहुत बड़ी बात चाहिए। कर रहे हैं इकबाल सान साहब, डॉलर वगैरह का क्या लेना देना उस तबके से सर जो 11-12 हजार रुपए महीना कमाता हो? महंगाई तो मेरी बात सुने ना, मेरे भाई शहजाद कुरैशी साहब ने कहा जी अच्छा इनसे महंगाई की बात करेंगे, कहते हैं कराची में महंगाई हो गई। चले जी पूरे पाकिस्तान में सस्ता माहौल है पूरे सर वो पाकिस्तान एक में, बार नहीं वो 10 बार कह रहे हैं कि आप लोग सिंध के अंदर नोटिफिकेशन खेलते रहते हैं। भाई पूरे पाकिस्तान में हुक्मरानी इनकी है। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी, पंजाब, बलूचिस्तान, कराची और सूबे सिंध से इनको बाहर निकले क्योंकि इनके पास तनकीद के लिए दरवाजा कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? ये क्या पंजाब की हुकूमत पर तनकीद करेंगे, बलूचिस्तान पर करेंगे, केपी पर करेंगे, कहाँ करेंगे तनकीद? तो पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चले मैं पूछ लेता हूँ शहजाद कुरैशी साहब से। शहजाद कुरैशी साहब जी। अली 1 मिनट, अली मेरी बात गौर से सुने। इनने 249 इनके सूबाई वफाकी वजीर फैसल वाउडा का हल्का था जहाँ पीटीआई की नंबर 1 पोजीशन थी और हमारी नंबर 7 थी। वहां हम नंबर 1 पर आ गए और ये इनके साथ नंबर 5 और 6 की दौड़ में लगे हुए थे। ये इनका हाल हो गया है। चले ये जरा अलग टॉपिक है, इस पे भी जो है वो आगे इंशाल्लाह प्रोग्राम रखेंगे। शहजाद कुरैशी साहब मैं चाहूंगा कमेंट करने सर, एक बंद दरवाजे पर कब तक पटाखे फोड़ेंगे आप लोग? सर ये इकबाल सान साहब कह रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने कोई काम अगर अच्छा किया होता जी तो ये अगर हमें बता दे कि आवाम को साहब आपको दूध की नहरें बहा दी जी, दूध की नहरें बहा दी और कि किस तरीके से इन्होंने रिगिंग की, पुलिस को यूज किया और कैसे वो जो सर आप एनए 249 में निकल गए। मैं चाह रहा हूं दोबारा पॉइंट पर आ जाएं सर, जो टॉपिक है उस पर आ जाएं। देखें आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते अली भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना प्लीज आप, मैं वहीं पे आऊंगा। पॉलिटिकल गुफ्तगू हो जाएगी बहुत ज्यादा। एनए 249 की तरफ निकल गए। देखिए जब उन्होंने देखें जब सामने बंदा बैठा हुआ कोई सी चीज का जिक्र करेगा तो ये मेरा फर्ज बनता है आवाम तक वो बात जा रही है तो मैं अपने मौके पेश करूँ ना। तो आप अगर मुझे इस तरह डंडा लेके डिक्टेट करेंगे तो मेरा ख्याल आप उन्हीं से प्रोग्राम करा लें। सर देखिए एनए 249 पर मैंने उनको भी रोका था कि वो एक अलग टॉपिक है सर, बिल्कुल अलग टॉपिक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको पर आ जाएं। उन्होंने एक पॉइंट उठाया, मेरा काम है उसका जवाब देना। चले आप उसको काउंटर करके फिर आगे पूछना चाहता 13-14 साल के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट इन्होंने हमें दिया? K4 के मंसूबे में 25 अरब की करप्शन कर ली, कर दिया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दी। ग्रीन लाइन अब हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, फाइट टेंडर्स हम कराची दे रहे हैं, सब कुछ तो हम दे रहे हैं। अभी 9 अरब 80 करोड़ रुपए के जो गली मोहल्लों के काम जो बल्दियात की जिम्मेदारी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MNAs को फंड्स मिले और वो उस पे काम हुआ। इसके साथ साथ आप ये देख लें कि ओवरऑल जो सूरत हाल है, अभी आपको पता है क्या कहते हैं KE का भी एक मुआहिदा हुआ है जिसके तहत 900 मेगावाट बिजली बढ़ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं, KCR हम बनाएं, सारी चीजें हम करें। इनसे बोले इन्होंने किया क्या है? मुर्सावाद साहब 10 दरख्त लगा के आते हैं और वो 3 महीने के बाद वो भी मुरझाए हुए होते हैं। एक डायरेक्शन मुझे दे देना, सियासी हायरिंग, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। मुझे एक बात बताएं, इन्होंने इससे पहले ऐसा कोई काम मुझे बता देना जो कराची वालों को इन्होंने रिलीफ दिया हो या कराची के साथ कोई इन्होंने कोई इंसाफ किया हो। देखिए मैं कराची की बात इसलिए करता हूँ, कराची फाइनेंशियल हब है जी, सूबे का दारुल खिलाफ है और जब कराची का हाल ये होगा तो मैं समझ सकता हूँ कि नवाब शाह, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर में वहाँ क्या हो रहा है, एड्स किस हिसाब से फैल चुकी है, हेपेटाइटिस का क्या हाल, हॉस्पिटल्स के क्या हाल है और करप्शन का हाल ये देखें कि इनके अपने वज़ीर आला के हल्के के अंदर पेंशनर के पैसे खाए जा रहे हैं, उसी अकाउंट में जा रहे हैं। हाल ये ज़कात के पैसे भी नहीं छोड़ रहे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर ये कारकर्दगी है और इस कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर इनको NA 249 में वोट मिले हैं तो मेरा ख्याल है ये भी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं।
देखें, हर 2 नंबर काम पीपल्स पार्टी की पहचान बन चुका है। आप सर्वे करवा लें जी, जी। और नॉर्मल सर्वे ये कराएं कि कौन सी इस शहर की या इस मुल्क की या इस सूबे की कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसने करप्शन किया और काम नहीं किया। तो बिल्कुल सही कह रही है, सर्वे में हम ही नंबर क्या कहते हैं उसको 1 आए थे, उसके बाद इन्होंने नंबर 1 को किस तरह से 5वें नंबर पे लेके गए, ये सबको पता है। तो ये कहना तो सर इलेक्शन कमीशन में हम चले जाते ना आप कारकर्दगी लोग, बुनियाद कोई ना पे कोई जीते मसला हैं, हल हो जाता। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ये वही वाली बात है कि ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, अब इन्हें हम क्या कह सकते हैं। चलें ठीक है, इकबाल भाई आखिरी कमेंट कर दीजिएगा सर, क्या कहना पसंद करेंगे? वो तो टोटल उन्होंने फायरिंग का सारा रुख आपकी तरफ डाल दिया है कि जी कराची का ये हाल है तो बाकी शहरों का तो छोड़ ही दें। अली मैंने कहा ना, इनके पास कहने के लिए है कुछ नहीं। अच्छा, बात यह है कि हम एक जुमला बहुत सादा सा है, ताकत का सरचश्मा आवाम है और आवाज खल्क को नकारे खुदा समझो। 11 बाई इलेक्शन इन मुसलसल हारे हैं और सिर्फ सूबा सिंध से नहीं हारे, ये केपी से भी हारे हैं, ये पंजाब से भी हारे हैं। इस बात को इन्हें समझना चाहिए। और अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी ही बुरी थी तो आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रीवियस इलेक्शन में 3 सीटें ली थी और इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ली। PS88 में इनकी अपनी जमात जो 12,000 से 4,000 पर आ गई, इनको सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर इन्होंने गली कुचों में अरबों रुपया लगा दिया है तो भाई 249 में जीत लेना चाहिए था और PS88 में भी इनका वोट बैंक बढ़ जाना चाहिए था। लगाया तो है इकबाल खान साहब, आप तो ग्राउंड पे रहते हैं ना सर, नजर आया है। देखिए, मैं एक बात, अगर चले मैं 1 मिनट के लिए बात लेता हूँ। देखिए, इसका फैसला कौन करेगा अली? जी। मैं कहूँ कि ये चोर हैं, ये कहें कि मैं चोर हूँ, हम कहें कि जनाब हम दोनों ही चोर हैं, सब कहते हैं, तो इसका फैसला करना है अवाम ने। और अवाम क्या फैसला कर रही है? अभी कैंटोनमेंट के इलेक्शन आने वाला है, सर पर है, उसके बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन सर पर हैं, जनरल इलेक्शन फिर हो जाएंगे। आपको नजर आ जाएगा कि इनकी परफॉर्मेंस 0 है या फिर ये हीरो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीसरा टर्नओवर अगर आया है तो इसी सूबे के बाशऊर लोगों ने दिया है। और मेरे भाई जो कह रहे थे ना कि बिरयानी के थिलों पे बिक जाते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों को आपने समझ क्या रखा है? आप तस्दीक करते हैं पाकिस्तानी अवाम की, जो आपको वोट करती है, जो हमें वोट करती है, जो सियासी जमातों को वोट करती है। आपके पास सिवाय इल्जाम के कुछ भी नहीं है। आप फेडरल में बैठे ना, कोई एक केस बता दें, कोई एक सिंगल केस बता दें जिसकी वजह से किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार को सजा हुई हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद कुरैशी साहब, गालिबन राब्ता उनका मुनक़ता हो गया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद कुरैशी साहब MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। मुद्दा वही है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर अगर सूरत हाल मजीद खराब हो गई, कौन जिम्मेदार है? एक दूसरे पर मलबा डालने से बाज आ जाएं, ये किसी मसले का हल नहीं है। अगर ऑपोजिशन हुकूमत से कुछ सीख लेगी तो ऑपोजिशन छोटी नहीं हो जाएगी, या अगर हुकूमत ऑपोजिशन से कुछ सीख लेगी तो हुकूमत छोटी नहीं हो जाएगी। अवाम के मसाइल हल करने के लिए सियासतदानों का एक पेज पर आना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।